दोस्तों, उम्मीद है अभी तक हम जो भी सीरीज आपके सामने लेकर आए हैं वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो ऐसी ही थ्रिलर से भरी एक और तमिल वेब सीरीज लेकर आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। इस सीरीज का नाम है बैड ट्रिप, जिसमें 4 अनजान लोग अनजान गाड़ी में अनजान रास्ते पर निकल पड़ते हैं और फिर कुछ ऐसा होता है जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो सीरीज की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कुछ लोगों से कह रहा होता है कि अगर हम रीवा को किडनैप करके उस आदमी के हाथों सौंप दें तो हमें 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये सुनकर उसके साथ के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हम वेद नाम के एक लड़के को देखते हैं जो फोन पर बात कर रहा होता है। फोन पर उसकी मम्मी उससे कह रही होती है कि अब सिर्फ 2 साल रह गए हैं, उसके बाद तुम्हारे लिए रिश्ते आना भी बंद हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें इस बार लड़की देखने के लिए घर आना पड़ेगा। इस बात से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी उसके बॉस का उसके पास फोन आता है जो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और तुमने उसे खराब कर दिया। तुमने जो किताब लिखी वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ से हमें पता चलता है कि वेद एक राइटर है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक मूवी का सीन शूट होता हुआ देखते हैं, जहाँ डायरेक्टर स्टंट मैनों से कुछ सीन शूट करवा रहा होता है। जब डायरेक्टर बार बार रीटेक करता है तो उससे परेशान होकर एक स्टंट मैन डायरेक्टर को उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चला जाता है। हम फिर से वेद को देखते हैं जो कहीं जाने के लिए कैब बुक करता है। तभी हम उस कैब के ड्राइवर को देखते हैं जो चाय की टपरी पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहा होता है। जैसे ही उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है तो वो वहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में उसकी बीवी का उसे कॉल आता है जो उससे कहती है कि आज तो आप जल्दी घर आने वाले थे, फिर क्या हुआ? वो ड्राइवर इस बात पर कहता है कि एक बुकिंग पूरी करके मैं जल्दी ही वापस आता हूँ, और ऐसा कहकर वो जल्दी से वेद के पास पहुँचता है और उसे पिक कर लेता है। और जब वो दोनों रास्ते में चल रहे होते हैं तो वेद उसे बताता है कि ये शेयरिंग कैब है, जिसको सुनकर कैब ड्राइवर थोड़ा परेशान हो जाता है। इसके बाद हमें फिर से उसी स्टंट मैन को दिखाया जाता है जिसके पीछे कुछ गुंडे लगे हुए थे और वो गुंडों से बचकर भाग रहा था। भागते भागते वो उसी टैक्सी से टकरा जाता है जिसमें वेद बैठा हुआ था। वो स्टंट मैन कैब ड्राइवर और वेद से हाथ जोड़कर मदद मांगता है कि वो सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, प्लीज मुझे बचा लो। ये देखकर वेद को उस स्टंट मैन पर तरस आ जाता है और वो उसको कैब में बैठाकर फटाफट वहाँ से निकल लेते हैं। फिर हम तीनों को उस कैब में बैठा हुआ देखते हैं। कैब ड्राइवर रेडियो पर मैच की कमेंट्री सुन रहा होता है जिसमें प्लेयर अरुण नायर बहुत अच्छा खेल रहा था। इस बात से खुश होकर वो कैब ड्राइवर वेद से पूछता है कि सर, आपको क्या लगता है आज अरुण नायर सेंचुरी बना पाएगा? इस बात को सुनते ही वो स्टंट मैन कैब ड्राइवर से कहता है कि मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। वो स्टंट मैन किसी आदमी को फोन लगाता है और उससे कहता है कि मेरे पास 2 बड़ी पार्टी हैं, वो मैच पर पैसा लगाना चाहती हैं। मुझे जानना है कि नायर आज सेंचुरी मारेगा या नहीं। वो आदमी उस स्टंट मैन से कुछ कहता है और फोन कट हो जाता है। फिर वो स्टंट मैन वेद और उस ड्राइवर को बताता है कि नायर 99 पर ही आउट हो जाएगा। ये सुनते ही वो दोनों निराश हो जाते हैं। उसी दरमियान कैब ड्राइवर के पास दूसरे कस्टमर का कॉल आता है। वो कस्टमर उस कैब ड्राइवर पर गुस्सा करते हुए कहता है कि कहाँ रह गए, मैं आधे घंटे से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कैब ड्राइवर उससे कहता है कि सर, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। ऐसा कहकर फोन रखकर और गाड़ी तेजी से चलाते हुए कैब ड्राइवर उस आदमी के पास पहुँच जाता है और उसे पिकअप कर लेता है। वो आदमी जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो उसके पास एक कॉल आता है और वो किसी से बात करने लगता है। वो आदमी बहुत गुस्से में लग रहा था और कैब जाकर एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास आकर रुकती है। उस कैब से वही आदमी निकलता है और उस कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद स्टंट मैन और वेद टॉयलेट करने के लिए जंगल में झाड़ियों की ओर चले जाते हैं। जब वो दोनों झाड़ियों में टॉयलेट कर रहे होते हैं तभी उन्हें 2 गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। वो गोलियों की आवाज सुनते ही कैब की तरफ भागते हैं और उसमें बैठकर जाने लगते हैं। तभी एक काला मास्क लगाया हुआ आदमी जिसके हाथ में बंदूक थी वो गाड़ी के सामने आकर गाड़ी को रोक लेता है। कैब ड्राइवर सहित उन दोनों आदमियों को बाहर बुलाता है। फिर वो काले मास्क वाला आदमी उन तीनों के पर्स उनसे ले लेता है जिसमें से वो उनकी आईडी और पैसे निकाल लेता है और उन तीनों से कहता है कि तुम तीनों की आईडी मेरे पास है, अगर किसी को इस बारे में थोड़ी सी भी भनक लगी तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली और तुम्हें खत्म कर दूंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से कैब वाली गाड़ी को लेकर निकल जाता है। उसके जाने के बाद वो तीनों बहुत परेशान थे और वो सोचने लगते हैं कि अब घर कैसे जाएं। तभी उस कंस्ट्रक्शन साइट के गेट के अंदर से वही आदमी आता है। उसके पेट से खून निकल रहा था और वो मदद के लिए गुहार लगा रहा था
और इसी सीन के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम वेद को देखते हैं जो उस आदमी को बचाने के लिए जाता है, पर तब तक उस आदमी की मौत हो जाती है। इस बात से परेशान होकर वो तीनों वहीं बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं। तब उस स्टंट मैन को ये आइडिया आता है कि अगर हमें पुलिस से बचना है तो हमें इस लक्ष्य को ठिकाने लगाना पड़ेगा। पर वेद और वो कैब ड्राइवर संतोष ऐसा करने से मना कर देते हैं। जब वो तीनों इस चीज को लेकर बहस कर रहे होते हैं तब उन्हें एक फोन की घंटी सुनाई देती है। जब वो तीनों अपना फोन चेक करते हैं तो वो उनमें से किसी के फोन की नहीं थी। जब वो आसपास देखते हैं तो उन्हें वहाँ उसी आदमी की लाश के पास फोन मिलता है। जब वो स्टंट मैन उस फोन से आ रही कॉल को उठाता है तो दूसरी साइड से एक आदमी की आवाज आती है जो बोलता है कि रीवा कल शाम 8 बजे स्टेशन पहुंचेगी, तुम्हें उसे वहीं से किडनैप करना है और किडनैप करने के बाद हमारे पास लेकर आना है। इसके बदले में तुम्हें 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। वो स्टंट मैन वेद से कहता है कि मैंने इस नाम को पहले भी सुना है। जब वो इसको गूगल पर चेक करते हैं तो पता चलता है कि रीवा एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस है। ये देखते ही वो स्टंट मैन खुश हो जाता है और सबको गले लगाने लगता है। फिर वो तीनों लाश को ठिकाने लगाते हैं और वो स्टंट मैन संतोष और वेद से कहता है कि ये आदमी जिसको हमने अभी ठिकाने लगाया जरूर कोई किडनैपर था और जिस आदमी का हमने फोन उठाया वो उसका क्लाइंट था। वो स्टंट मैन उन दोनों से कहता है कि उस क्लाइंट को नहीं पता कि वो किडनैपर मर चुका है। अगर हम उसकी जगह इस काम को करेंगे तो हमें 3 करोड़ रुपए मिलेंगे और हम तीनों के हिस्से में 1-1 करोड़ रुपए आएंगे। पर वेद और संतोष उसकी बात को टाल देते हैं और वहाँ से एक-एक करके चले जाते हैं। पर जाते जाते वो स्टंट मैन अपना नंबर संतोष को दे जाता है। अगली सुबह हम वेद के घर पर उसके पापा को देखते हैं जो उससे कह रहे होते हैं कि आज लड़की वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, आज तुम्हें शादी पक्की करनी है। उधर हम संतोष को देखते हैं जो नहा धोकर पूजा कर रहा होता है। तभी उसके मन में वही रात वाला ख्याल आता है, जिसके बाद मंदिर में लगा बल्ब तेजी से जलता है और अचानक फट जाता है। इधर हम उस स्टंट मैन को देखते हैं जो सभी लोगों को फोन कर रहा था कि ताकि कोई उसकी हेल्प कर सके किडनैपिंग में, पर कोई भी उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं था। उधर हम फिर से वेद को देखते हैं जिसे लड़की ने रिजेक्ट कर दिया होता है। वो उससे कहती है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो ऐसा नहीं है, पर तुम्हारी जॉब अच्छी नहीं है और तुम एक राइटर हो। ऐसे असुरक्षित भविष्य वाले लड़के से मैं शादी नहीं कर सकती। वहीं हम संतोष को देखते हैं जो अपनी गाड़ी के गम में ठेके पर बैठकर शराब पी रहा था। उधर हम फिर से वेद को देखते हैं जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है और उसके पास एक पब्लिकेशन कंपनी का फोन आता है जो उससे कहती है कि हमें आपकी किताब पसंद आई, पर हमारे पास आपसे भी अच्छे राइटर हैं और उनमें से एक राइटर 25 लाख रुपए देने को तैयार है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। वेद कहता है कि सर आप थोड़ा इंतजार करिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। इस चीज की चिंता में वो सीधा उस स्टंट मैन के घर पहुँचता है। जब वो घर के अंदर जाता है तो संतोष पहले से वहाँ पर पी के टल्ली पड़ा होता है। वेद उससे पूछता है कि तुमने इस बात के बारे में और किसी को तो नहीं बताया। स्टंट मैन उससे कुछ कह पाता, इतने में स्टंट मैन के घर की घंटी बजती है और घर के अंदर एक लड़की की एंट्री होती है और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही वेद उस लड़की को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। ये वही लड़की थी जिसके साथ आज उसकी शादी तय होने वाली थी और इस लड़की ने वेद को रिजेक्ट किया था। जब उस स्टंट मैन को ये बात पता चलती है कि वेद वही लड़का है जिसको उसकी दोस्त जो देखने गई थी, तो वो वेद और अपनी दोस्त जो से कहता है कि अच्छा है इसी बहाने तुम दोनों को एक दूसरे की सच्चाई पता चली। उसी दरमियान संतोष नींद से उठता है और उन दोनों को वहाँ देखकर चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो उन तीनों को अपना प्लान समझाती है और कहती है कि रीवा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की पत्नी है। शाम को 7 बजे वो अपने घर से डायमंड एग्जीबिशन के लिए निकलेगी। हमें उसे रास्ते में ही किडनैप करना पड़ेगा। इस बात पर वेद कहता है कि अगर उसी रास्ते पर हमें किसी ने रीवा को किडनैप करते हुए देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। इस बात पर जो बोलती है कि हम जीटी रोड पर शुरुआत और अंत में बैरिकेडिंग लगा देंगे जिससे वहाँ कोई नहीं आ सकेगा। फिर वो चारों अपने कॉस्ट्यूम्स को बदल लेते हैं और प्लान को अंजाम देने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद संतोष और जो गाड़ी में बैठकर रीवा के घर के बाहर उसका इंतजार करने लगते हैं। उधर वो स्टंट मैन और वेद उस सड़क पर रीवा की गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे। जब वेद और वो स्टंट मैन दोनों बात कर रहे थे तब बातों ही बातों में स्टंट मैन वेद को बताता है कि जो बहुत ही पहुंची हुई लड़की है, वो कॉलेज के टाइम में गांजा सप्लाई करने का काम किया करती थी।
उस समय उसने एमएलए के बेटे को भी अपने जाल में फंसा कर रखा था। पर जब एमएलए को ये गांजे वाली बात पता चलती है तो उसने अपने बेटे का पीछा जो से छुड़वाने के लिए उस पर झूठा केस लगाकर उसे जेल में भिजवा दिया था। ये सुनकर वेद के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर हम रीवा को देखते हैं जो अपने घर से एग्जीबिशन के लिए निकल गई होती है। उसके पीछे जो और संतोष भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल पड़ते हैं। जब जो ये बात ब्लूटूथ के जरिए वेद को बताती है तो वेद और वो स्टंट मैन रिहर्सल करने लगते हैं कि कैसे स्टंट मैन को रीवा की गाड़ी के आगे कूदना है जिससे वो ऐसा नाटक कर सके कि उसके पैर में चोट लगी है। और इस चीज से परेशान होकर रीवा गाड़ी से बाहर निकले और उसी समय पीछे से जो आकर क्लोरोफॉर्म भरा हुआ रुमाल आकर रीवा के मुंह पर लगा दे और रीवा बेहोश हो जाए। पर उसी दरमियान उस रोड पर एक गाड़ी आकर खराब हो जाती है जिसमें एक दूल्हा दुल्हन बैठे होते हैं। इस चीज को देखकर वो स्टंटमैन फटाफट उन लोगों की गाड़ी को ठीक करता है और उनको वहां से रवाना कर देता है। जब रीवा की कार उस रोड पर पहुंचती है तो पीछे से जो अपनी कार से उतरकर उस रोड की स्टार्टिंग पर बैरियर्स लगा देती है। जैसे ही रीवा की कार वेद और स्टंटमैन के पास पहुंचती है तो वो स्टंटमैन उस कार के आगे गिर जाता है और ऐसा नाटक करने लगता है कि जैसे उसे बहुत चोट लगी है। और पीछे से जो भी रुमाल पर क्लोरोफॉर्म लगाकर तैयार थी कि कब रीवा बाहर निकले और वो अपने उस रुमाल को रीवा के मुंह पर रखकर उसे बेहोश कर दे। पर यहाँ चारों के मंसूबों पर ही पानी फिर जाता है और रीवा अपनी गाड़ी से ना उतरकर उस स्टंटमैन के पैर के ऊपर से गाड़ी चढ़ाते हुए वहाँ से निकल जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम उन चारों को उसी रोड पर लड़ता हुआ देखते हैं। वो स्टंटमैन अभी उन तीनों से कहता है कि आज अगर मेरी टांग को कुछ हो जाता तो मैं उस रीवा की बच्ची को छोड़ता नहीं। इस बात पर जो उससे कहती है कि ठीक है, हमने पहले ही डिसाइड किया था कि अगर प्लान नाकामयाब हुआ तो हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर हम उन चारों को बियर बार में दारू पीता हुआ देखते हैं। यहाँ संतोष बोलता है कि अगर ये लड़की रीवा मुझे मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब वेद उससे कहता है कि आपने ज्यादा पी ली है, आप घर जाइए। यहाँ वेद की बातों को मानते हुए संतोष घर की ओर निकल जाता है। फिर हम जो को देखते हैं जो अपने घर के लिए निकल रही होती है। तभी वेद उससे कहता है कि तुम्हारे मम्मी पापा मेरे ही घर पर हैं, हम दोनों साथ में चलते हैं। जाते जाते वेद जो से काफी सारी बातें पूछता है जो उस स्टंटमैन अभी ने उससे कही थी। इस पर जो वेद से कहती है कि वो जो स्टंटमैन अभी है वो एक नंबर का मजाकिया आदमी है। फिर हम अभी को देखते हैं जो सामने बैठे हंस रहा होता है। इसका मतलब अभी ने झूठ बोला था। जो ने कॉलेज में ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था। इस बात से वेद खुश हो जाता है और वो जो से कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। पर इसी दरमियान अभी के साथ वाले जिनसे अभी ने उधार पैसे ले रखे थे वो अभी को मारने आ जाते हैं। पर अभी एक एक करके उन सबको मारता है और दारू के नशे में उन्हें धूल चटा देता है। उधर हम संतोष को देखते हैं जो बार के टॉयलेट से हल्का होकर निकल रहा होता है। तभी उसे गेट के बाहर रीवा और उसकी सहेली खड़ी मिलती है। ये देखकर उसके बदले की भावना जागृत हो जाती है और वो सीधा जाकर ये बात अपने तीनों साथियों जो वेद और अभी को बताता है। वो उन तीनों से कहता है कि रीवा इसी बार में है। तभी रीवा उस बार से बाहर निकलती है और अपनी गाड़ी में निकल जाती है। फिर वो चारों फिर से रीवा का पीछा करने लगते हैं। रास्ते में वेद जो से कहता है कि पिछली बार कम से कम हमारे पास प्लान था, पर इस बार हम बिल्कुल खाली हैं। कम से कम हमें एक प्लान बनाना चाहिए। अभी उससे कहता है कि हमें पैसों के लिए उसको किडनैप करना ही होगा। फिर हम रास्ते में रीवा की गाड़ी को सिग्नल पर खड़ा हुआ देखते हैं। जब गाड़ी सिग्नल पर खड़ी होती है तब रीवा अपनी साथ वाली लड़की को किस कर रही होती है। ये देखकर अभी कहता है कि इसीलिए शायद रीवा एग्जीबिशन में नहीं गई, क्योंकि शायद उसे यहाँ अपनी दोस्त के साथ यही सब करना था। यहाँ हमें पता चलता है कि रीवा सेम जेंडर मतलब औरतों की तरफ अट्रैक्ट होती है। फिर सिग्नल खुलता है और हम रीवा को एक विला में जाता हुआ देखते हैं। संतोष भी अपनी गाड़ी को उसी विला के बाहर लगा देता है। फिर गाड़ी के अंदर से जो और अभी बाहर निकलते हैं और मास्क पहनकर पीछे से गेट के चौकीदार को चकमा देते हुए उस विला में घुस जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 4 भी यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम वेद को देखते हैं जो चौकीदार को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके कैबिन के बाहर पत्थर फेंकता है, जिससे चौकीदार विला के अंदर से बाहर आ जाता है। उसी दरमियान जो और अभी गेट के पास आते हैं और क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल लेकर चौकीदार का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही चौकीदार अंदर आता है तो अभी उस चौकीदार के मुंह पर क्लोरोफॉर्म लगाकर उसे बेहोश कर देता है। जब अभी उस चौकीदार को बेहोश करके गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है तब हम जो को देखते हैं जो किसी से फोन पर चैट्स के द्वारा बात कर रही होती है। पर जैसे ही अभी देखता है तो वो तुरंत फोन रख लेती है और वापस काम पर लग जाती है। उधर हम संतोष और वेद को देखते हैं। वेद जो के लिए परेशान था कि कहीं वो दोनों अंदर फंस तो नहीं गए।
तभी संतोष उससे कहता है कि वो दोनों अव्वल नंबर के चोर हैं भैया, ऐसे नहीं फंसेंगे। तभी संतोष वेद से कहता है कि मुझे जो पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि जब हमने पहला प्लान बनाया तो वो गाड़ी से उतरकर बार बार किसी को अपना सारा प्लान बता रही थी। ये सुनकर वेद संतोष से कहता है कि आप फालतू में उस पर शक कर रहे हैं, और वेद संतोष से ये भी कहता है कि हम चारों जिस सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन में एक दूसरे पर शक होना लाजमी भी है। उधर हम जो और अभी को देखते हैं, जो विला के अंदर होते हैं और रीवा को ढूंढते ढूंढते वो स्विमिंग पूल तक पहुंच जाते हैं। जब वो रीवा को उसकी दोस्त के साथ बैठा हुआ देखते हैं तो वो एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं। उसी कमरे के पास रीवा आकर कहती है कि तुम लोग जल्दी आओ, आज हम पूरी रात फन करेंगे और सुबह मैं इंडिया से बाहर निकल जाऊंगी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। इस बात को सुनकर जो अभी से कहती है कि कैसे भी करके हमें रीवा के फ्रेंड्स को यहाँ आने से रोकना होगा। तब अभी अपनी बंदूक निकालता है और जो से कहता है कि ये मैंने चौकीदार के पास से चुराई है, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। फिर वो दोनों ऊपर जाने लगते हैं। वहाँ उन्हें एक कमरा मिलता है जिसमें लाल लाइट जल रही होती है और उसमें अपनी फैंटेसी को पूरा करने के सारे सामान भी थे। ये देखकर अभी जो से कहता है कि रीवा सच में उस टाइप की लड़की है क्या जिसे सेम जेंडर में इंटरेस्ट होता है। इस बात पर जो कहती है कि ये उसका अपना पर्सनल मामला है, हमें उसके फटे में टांग नहीं फंसानी चाहिए। फिर कहानी 3 घंटे पीछे जाती है और हम देखते हैं कि रीवा उस एग्जीबिशन की जगह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहीं आई थी। फिर वो यहाँ से उस बियर बार में दारू पीने गई। फिर हम रीवा और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो उसी रूम में आती है और वो हाथ में बंदूक लिए अभी को देखकर डर जाती है। वो अभी और जो से कहती है कि हम दोनों को छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इस बात पर अभी कहता है कि तूने मेरे पैर के ऊपर से गाड़ी चलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। इस बात पर रीवा उससे माफी मांगने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर रीवा की गर्लफ्रेंड अभी के हाथ से बंदूक को दूर फेंक देती है। फिर उन चारों के बीच बहुत देर तक हाथापाई होती है, पर आखिर में जो और अभी रीवा को कंट्रोल कर ही लेते हैं और लास्ट में अभी रीवा और उसकी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, और इतना कहकर वो उन दोनों लड़कियों को एक एक थप्पड़ मारता है। उधर हम वेद को देखते हैं जहां उसके पापा का कॉल उसके पास आता है। उसके पापा उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। वो अपने पापा से कहता है कि मैं अपने दोस्त के यहाँ हूँ, पर उसके पापा इस बात को सुनकर उस पर गुस्सा होते हैं और फोन काट देते हैं। फिर जब वेद परेशान होकर गाड़ी के अंदर जाता है तो संतोष उसे घूर रहा होता है। इस बात पर वेद संतोष से कहता है कि कॉल पर मेरे पापा थे, मैं उस जो की तरह किसी को खबर नहीं दे रहा था। इधर हम जो और अभी को देखते हैं जो रीवा के फोन से उसकी दोस्त को कॉल लगाते हैं और रीवा से बंदूक की नोक पर कहलवाते हैं कि उसका मूड ठीक नहीं है, इसीलिए कोई भी दोस्त विला पर नहीं आए। उधर हम विला के बाहर एक गाड़ी को आता हुआ देखते हैं जिसमें से बहुत से लोग उतरते हैं। ये सब देखकर वेद तुरंत जो और अभी को खबर करता है। यहाँ जो वेद से कहती है कि तुम ही थोड़ी देर के लिए वॉचमैन बन जाओ, क्योंकि अगर वो फैमिली अंदर आई तो सारा का सारा बनाया हुआ खेल बिगड़ जाएगा। वेद ऐसा ही करता है और वो अपने मुंह से बीड़ी लगाकर अपने कॉलर्स को ऊपर करके उन लोगों के पास जाने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम वेद को देखते हैं जो उन लोगों के पास वॉचमैन बनकर जाता है। उन लोगों के साथ खड़ा एक शख्स वेद से कहता है कि ये विला मैं खरीदने वाला हूँ, इसीलिए आज मैं इसे अपनी फैमिली को दिखाने लाया हूँ। तुम जल्दी ही गेट की चाबी लाओ और इस गेट को खोलो। तभी समय की नजाकत को देखते हुए संतोष गाड़ी से उतर कर आता है और वो उन सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग रात को ही विला देखने आ गए, ये कोई टाइम है किसी चीज को देखने के लिए आने का। और संतोष की ये बातें सुनकर वो आदमी कहता है कि हम सब सुबह आएंगे, और ऐसा कहकर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम वेद को देखते हैं जो मास्क पहनकर उस विला के अंदर जाता है। जब वो अंदर जाता है और जो और अभी से बात कर ही रहा होता है कि तभी उस किडनैपर के फोन पर जो अभी ने उस मर्डर साइट से चुराया था उस पर एक कॉल आता है कि मैं तुम्हें आधे घंटे बाद ड्रॉप लोकेशन दूंगा, तुम्हें रीवा को वहाँ छोड़ना पड़ेगा, इसके बदले में तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये बात सुनकर अभी परेशान हो जाता है और कहता है कि पहले तो इसने 3 करोड़ रुपए का बोला था और अब ये 1 करोड़ की कह रहा है। यहाँ अभी जो और वेद से ये भी कहता है कि ये उस आदमी की आवाज नहीं है जिसकी आवाज हमने पहले सुनी थी। तब जो अभी से कहती है कि हमें पता लगाना होगा कि इस किडनैपिंग को करवाने के पीछे किसका हाथ है, और अब वैसे भी रीवा हमारे पास है, अगर हम उस आदमी से डायरेक्ट डील करें जो रीवा को चाहता है तो हमें बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। इसके लिए वो तीनों एक प्लान बनाते हैं जिसमें वेद उन दोनों लड़कियों रीवा और खुशी से कहता है कि हमें पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हो और दुनिया वाले इस रिश्ते के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे, लेकिन सबसे पहले हम तीनों तुम्हारी कहानी जानना चाहते हैं। बेसिकली ये तीनों रीवा और खुशी को इमोशनल करके उनसे उनकी कहानी पूछते हैं
और उसे अंदाजा लगाते कि कौन मेन विलन है। उन तीनों की ऐसी मीठी प्यार भरी बातों को सुनकर खुशी वेद से कहती है कि मुझे खोल दो, मुझे बाथरूम जाना है, और वेद उसे खोल भी देता है। तब रीवा हमें बताती है कि वो रीवा है और उसकी शादी को 8 साल हो चुके हैं। उसका पति प्रकाश इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पर वो रीवा को कभी खुश नहीं कर पाया। इन 8 सालों में रीवा ने उसके करीब आने की लाखों बार कोशिश की, पर उसका हस्बैंड कभी उसके पास नहीं आया। फिर वो खुशी से एक बार में मिली। खुशी उस बार में बारटेंडर थी। पहली ही मुलाकात में वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गई। यहाँ रीवा वेद को बताती है कि खुशी जितनी बाहर से खुश दिखती थी, उतनी ही अंदर से मायूस थी, क्योंकि उसका मैनेजर उससे रात में स्ट्रिप डांस करवाया करता था और वो उसे अपने साथ रूम में ही रखा करता था। पर फिर भी खुशी अपने मालिक से झूठ बोलकर मुझसे मिलने आती थी और इसी बीच हम दोनों में प्यार हो गया और हमने फैसला किया कि हम दोनों यहाँ से दूर जाकर एक नई दुनिया बसाएंगे। तभी वहाँ खुशी आती है और रीवा से कहती है कि मैं तुम्हारी बाकी फ्रेंड्स के साथ भी सो चुकी हूँ और मैं तुमसे इतना प्यार नहीं करती जितना तुम मुझसे करती हो। ये बात सुनकर रीवा दुखी और हाइपर हो जाती है, पर वेद उसे शांत करता है और उधर अभी खुशी को दोबारा उसकी चेयर से बांध देता है। फिर हम वेद, जो और अभी को देखते हैं, जो उस कमरे से बाहर निकलते हैं और गैलरी में आकर बैठ जाते हैं। अभी वेद से कहता है कि मेरे हिसाब से खुशी का मैनेजर ही असली मुजरिम है, पर वेद कहता है कि हो सकता है प्रकाश को ये सब पता चल गया हो और वो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए ये सब कर रहा हो। इस बात पर अभी कहता है कि तुम मुझे 5 मिनट दो, मैं उन दोनों के साथ स्मूथली डील करूंगा, जिससे वो सब कुछ बता देंगी। यहाँ वेद और जो के पास कोई चारा ना होने के कारण वो ऐसा करने के लिए मान जाते हैं। अभी फिर उन दोनों लड़कियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हें 2 फोन कॉल्स करने हैं। उधर बाहर हम जो और वेद को बात करता हुआ देखते हैं। जो वेद से कहती है कि मेरे दोस्त का शहर से बाहर एक वेयर हाउस है, हमें इन दोनों लड़कियों को वहाँ शिफ्ट करना होगा, हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। अगर हमने इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया तो हम जेल जाएंगे। और इसी उधेड़बुन के साथ एपिसोड नंबर 6 यही खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम अभी को देखते हैं, जो खुशी से उसके मैनेजर का नंबर निकलवाता है। अभी संतोष अंदर आता है वॉशरूम के बहाने से और वो इन तीनों की बातों को सुनकर वहाँ से निकल जाता है। उधर गैलरी में जो और वेद इस बात पर झगड़ने लगते हैं कि अगर हमने रीवा और खुशी को उस आदमी के हवाले किया तो वो लोग बाद में हमें भी मार सकते हैं। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और वेद कहता है कि तुम सबका प्लान बहुत खराब है और वो ऐसा बोलकर वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो नीचे पहुँचता है तो जो और अभी उसे सीढ़ियों पर खड़े होकर रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वेद नहीं मानता और गेट खोलता है। जैसे ही वेद गेट खोलता है तो पहले संतोष भागते हुए अंदर आता है और उसके पीछे मास्क पहना हुआ एक आदमी हाथ में बंदूक लेकर आता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब संतोष ठेके पर बैठकर दारू पी रहा था तो उसके पास उसका भांजा आता है। संतोष अपने भांजे को सारी बातें बताता है। तब उसका भांजा उससे कहता है कि मामा, हम दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए और हम साथ मिलकर वो सारा पैसा हड़प लेंगे। उसी ने संतोष को बताया था कि रीवा एग्जीबिशन में नहीं पहुंची थी और उसी ने फोन करके संतोष को घर के अंदर भेजा था ताकि उसे प्लान का पता चल सके। संतोष के भांजे ने उसे अंदर आने से पहले एक गन भी दे दी थी सेफ्टी के लिए। अब सीन फिर प्रेजेंट में आता है जहां हम उन चारों को कुर्सी से बंधा हुआ देखते हैं। वो चारों संतोष के भांजे यानी उस नए किडनैपर से कहते हैं कि तुम हमें छोड़ दो, हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। इस बात पर वो नया किडनैपर कहता है कि जब तक मुझे पैसा नहीं मिल जाता मैं यहाँ किसी को नहीं छोड़ूंगा। वहीं हम रूम के अंदर रीवा और खुशी को देखते हैं जो टेबल पर रखे चाकू के पास जाती है और उस चाकू से रीवा अपनी रस्सी को काटने लगती है और वो खुद की रस्सी को काटने के बाद खुशी की रस्सियाँ भी काट देती है। यहाँ खुशी रीवा से कहती है कि सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर इस समय अगर हमें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है तो हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और वो दोनों जैसे ही कमरे से बाहर निकलती हैं, तो उन दोनों को उस नए किडनैपर के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो ऊपर कमरे में आ रहा था। उस आवाज को सुनकर वो जल्दी से कमरे में वापस चली जाती है और दोबारा से खुद को रस्सियों से बांधने लगती है। फिर हम उस नए किडनैपर को देखते हैं जो रीवा और खुशी के कमरे में पहुँचता है और उनसे कहता है कि अब यहाँ का कप्तान मैं हूँ। अगर उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत सलूक किया हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। तभी वो दोनों लड़कियाँ अपनी अपनी कुर्सियों से उठती हैं और उस किडनैपर को जमीन पर गिरा देती हैं। उस हाथापाई के बीच उसके हाथों से गोली चल जाती है। गोली की आवाज सुनकर नीचे गैलरी में बैठे ये चारों लोग चिंता में आ जाते हैं। उधर ऊपर वो दोनों लड़कियाँ रीवा और खुशी संतोष के भांजे को मारकर बेहोश कर देती हैं और खुद गन उठाकर नीचे आ जाती हैं। और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो प्रकाश के पास एक वीडियो
वीडियो भेजता है और उससे 50 लाख रुपए की मांग करता है। प्रकाश तुरंत 50 लाख रुपए पहाड़ी वाले रास्ते से लेकर आता है और वो आदमी उन पैसों को उठाकर वहाँ से निकल जाता है। इधर हम खुशी और रीवा को देखते हैं जो नीचे गैलरी में इन चारों लोगों को चेयर से बंधा हुआ पाती है। खुशी रीवा से कहती है कि ये लोग बंधे हुए हैं, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर रीवा खुशी से कहती है कि नहीं, हमें पता लगाना पड़ेगा कि इन सब के पीछे कौन है। अगर हमने आज पता नहीं लगाया तो हमें बाद में दिक्कत होगी। फिर रीवा उन चारों का मुंह खोलती है और वो उन सबसे बोलती है कि तुम कितने खराब किडनैपर हो, तुम्हें किडनैपिंग करनी भी नहीं आती। इस बात पर वेद उनसे कहता है कि मैम, हम कोई प्रोफेशनल किडनैपर नहीं है, हम तो बस पैसों के लालच में यहाँ आए थे। और फिर वेद रीवा को पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे उस किडनैपर के फोन पर फोन आया कि अगर तुम रीवा को किडनैप करते हो तो तुम्हें 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। और वेद रीवा से ये भी कहता है कि हम आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा था, पता नहीं अचानक से ये सब क्या हो गया। उसी दरमियान उसी फोन पर एक कॉल आता है। दूसरी साइड वाला आदमी बोलता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तू वो आदमी नहीं है जिसको मैंने हायर किया था। ये बात सुनकर वो सब घबरा जाते हैं। फिर वो आदमी कहता है कि अगर तुमने रीवा को किडनैप करके रखा है तो उसे छोड़ दो, अब किसी को कोई पैसा नहीं मिलने वाला क्योंकि दुग्गल मारा गया है, अपनी टीवी चलाकर देखो। फिर जब रीवा टीवी ओपन करके न्यूज चलाती है तो उसमें खबर आ रही थी कि हैदराबाद के जाने माने बिजनेसमैन प्रकाश दुग्गल की शहर के बाहर हत्या हो चुकी है और उसी के पास पुलिस को एक और लाश मिली है। वो उसी किडनैपर की थी जिसको अभी और जो ने ठिकाने लगाया था। उस दूसरी लाश को देखकर रीवा कहती है कि ये तो केके है, प्रकाश का पार्टनर, इसका मतलब ये मुझे किडनैप करना चाहता था। इसके साथ ही हमें पास्ट में ले जाया जाता है जहाँ हम प्रकाश को देखते हैं जो अपने पार्टनर केके के पास रीवा को किडनैप करवाने के लिए फोन करता है, जिसके बाद केके इस काम को सैमुअल को सौंप देता है। फिर सैमुअल डायरेक्ट प्रकाश के पास फोन करता है और उससे कहता है कि केके ने तुमसे 3 करोड़ रुपए मांगे होंगे, लेकिन मैं 1.5 करोड़ रुपए में इस काम को कर दूंगा। जब प्रकाश उसके पास कम पैसों को लेकर पहुंचता है तो सैमुअल उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया है। हम फिर केके को देखते हैं जो सैमुअल को फोन करता है और उससे कहता है कि तुम प्रकाश से डायरेक्ट डील मत करो, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। पर जब तक सैमुअल प्रकाश को मार देता है और जब केके उस बिल्डिंग के अंदर जाता है तो वो उसे भी मार देता है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जहाँ जो सभी लोगों से कहती है कि ये फोन केके का नहीं बल्कि उस किडनैपर का था, मतलब तुमने जिस आदमी को बैठाया था वो खुद सैमुअल के लिए पैसे लेकर जा रहा था। इस बात पर वेद कहता है कि मतलब हमें शुरू से ही पैसे मिलने वाले नहीं थे। तभी रीवा उन सबको बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। उधर हम संतोष के भांजे को देखते हैं, वो बेहोशी से उठता है और रीवा के सामने बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है। रीवा उससे कहती है कि जब तुम बेहोश हुए थे तब से लेकर अब तक की कहानी बदल चुकी है और बाकी तुम अपने साथियों से पूछ लेना। और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। उधर हम अभी को देखते हैं जो चाकू की मदद से अपने हाथ की रस्सियाँ खोल रहा होता है। जब उसकी रस्सियाँ खुल जाती हैं तो वो एक एक करके अपने सभी साथियों की रस्सियाँ भी खोल देता है। वो चारों बाहर भागने के लिए गेट की ओर जाते हैं। वहाँ उन्हें रीवा और संतोष का भांजा मिलता है। यहाँ संतोष का भांजा रीवा को गन पॉइंट पर रख लेता है और वो चारों उसे ऐसा करने से मना करते हैं। तभी सीढ़ियों पर से खुशी आती है और वो संतोष के भांजे को गन पॉइंट पर रखते हुए कहती है कि रीवा को छोड़ दो। तब रीवा उन सब लोगों से कहती है कि यहाँ कोई पैसा नहीं है। इस बात को सुनकर वो अपनी गन नीचे कर लेता है और जब वेद को ये पता चलता है कि वो नया किडनैपर और संतोष आपस में मिले हुए हैं तो वो घर के बाहर चला जाता है। पर तभी संतोष का भांजा अपने मामा से कहता है कि इसके पति से पैसे मांगेंगे, जिस पर संतोष उसे बताता है कि वो तो मारा गया। फिर संतोष अपनी गन निकालकर खुशी से कहता है कि ये मेरा भांजा है, अगर इसको कुछ हुआ तो देख लेना। पर उसी समय उस घर का चौकीदार अंदर आता है और संतोष और खुशी जल्दबाजी में उस पर गोली चला देते हैं। फिर वो सब उस लाश को अपने साथ ले जाते हैं और रीवा फिर उन चारों से कहती है कि हमें अब अपने अपने रास्ते निकलना चाहिए, हम इस लाश को रास्ते में ठिकाने लगा देंगे और फिर कभी नहीं मिलेंगे। वो चारों वेद को रास्ते में चलता हुआ देखते हैं। वो वेद से कहते हैं कि चलो गाड़ी में आ जाओ। यहाँ वेद उन पर गुस्सा होता है पर वो गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। फिर वेद के पास उसकी माँ का फोन आता है जो उससे कहती है कि जो शादी की वजह से 3-4 बार अपने घर से भाग चुकी है वो अच्छी लड़की नहीं है। पर वेद उनसे कहता है कि ऐसा नहीं है और फोन काट देता है। फिर रीवा और संतोष दोनों अपनी गाड़ियों को साइड में रोकते हैं। वेद जो से पूछता है कि गाड़ी को यहाँ क्यों रोका, इस पर जो उससे कहती है कि तुम बस 5 मिनट यहाँ रुको, हम अभी आते हैं। और वो सब उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें असली कहानी का पता चलता है और इसका असली क्लाइमेक्स हमारे सामने आता है कि असल में ये वेद के द्वारा लिखी गई एक बुक थी और ये सब उस किताब की कहानी है। जब वेद डिप्रेशन में था तो उसके सच्चे दोस्त अभि ने उसे ये बुक लिखने के लिए मजबूर किया था। आखिर में एक मर्डर मिस्ट्री
मिस्ट्री कहानी लास्ट में एक सेल्फ मेड बुक बन गई, जिसका टाइटल होना चाहिए लालच बुरी बला है। और इसी के साथ इस लास्ट एपिसोड के साथ साथ इस सीरीज का भी होता है दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, इतनी बड़ी सीरीज को इतने कम टाइम में एक्सप्लेन करने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।